हाँ, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। दोस्तों, आज हमने एक विशेष मुद्दे को लेकर के, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और आपको पता है कि ये एक हर युवा के लिए बहुत ज़रूरी भी है और ये युवा के लिए एक समस्या भी बनती जा रही है दोस्तों। और आपको पता है बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं, उनकी मानसिक हालात ठीक नहीं है। और मैंने बहुत सारे युवाओं को ऐसे देखे हैं जो अपने साथियों को मोटिवेट करते थे और वो भी आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी छोड़ गए। तो देखो ये कितना बड़ा एक समस्या है। तो जब एक कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो दूसरों को मोटिवेट करे और वो इस दुनिया से चला जाए, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो एक डिप्रेशन जो है, ये जो अवसाद में चले जाने वाली समस्या है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है दोस्तों। दोस्तों, ये एक विद्यार्थी, जब आपको पता है देश की एक युवा है, वो एक संपत्ति है। आपको पता है युवा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है। यदि देश के युवा अच्छी स्थिति में होंगे तो निश्चित तौर पर वो देश का भविष्य बहुत सुनहरा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आज हमने इसीलिए रखा है इस प्रोग्राम को। और आज हमारे साथ वीरेंद्र जी नाटा हैं, जो मैं जितनी इनकी प्रशंसा कर सकूं उतनी बहुत कम होगी मेरे लिए। दोस्तों, ये पिछली 20 से 25 साल हो गए हैं इनको शिक्षा से जुड़े हुए। दोस्तों, जैसे हमारे ये शहर में वरिष्ठ सदस्य हैं, राजकीय महाविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज जो भादरा में है, उनके वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे सीनियर हैं। प्लस हमारे एक यहाँ संस्कृत महाविद्यालय भी है, धर्म संघ महाविद्यालय, उसके भी सीनियर सदस्य हैं। और दोस्तों, एक आपको पता है ये राष्ट्रीय भूतपूर्व सैनिक संघर्ष मंच है जो भारत सरकार का है, उनका भी क्या है, राजस्थान के प्रभारी हैं ये सब। तो दोस्तों, आज सर को मैंने इनवाइट किया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमारे साथ जुड़े। और आपके, मुझे उम्मीद है कि आपसे बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव होंगे। और मैं आशा भी वो कर रहा हूँ और उम्मीद भी ये कर रहा हूँ कि बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे आज, और वास्तव में उस चीज़ को वो पॉजिटिव लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, तो आप सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सर को इन्वाइट कर रहा हूँ। सर, आप पहले अपने जो विचार रखिए और बच्चों को थोड़ा समाधान बताइए। सर्वप्रथम मैं हमारे गुरुज्ञान कोचिंग संस्थान के संचालक, हमारे मित्र, हमारे भाई पवन जी भामू का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक समसामयिक विषय और सबसे बड़ा विषय मैं मानता हूँ जो हमारे युवाओं से जुड़ा हुआ है, उसके परिप्रेक्ष्य में आपने एक संवाद का ऐसा कार्यक्रम रखा है। मैं निश्चित रूप से, हमारा ऐसा मानना है कि कोई भी पॉजिटिव संदेश किसी संवाद के माध्यम से निकलता है, किसी चर्चा परिचर्चा के माध्यम से निकलता है, और वह किसी के जीवन में कुछ बदलाव लाने वाला बनता है, तो उसकी सार्थकता भी बनती है। सब सब लोग अपने हिसाब से सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके मध्य भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर मानवीय दृष्टिकोण के नाते हमें कुछ ना कुछ इस अलग प्रकार की चर्चा निश्चित ही करनी चाहिए, जिसका आज आपने समायोजन करने का प्रयास किया है। तो मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, सर जो चीज़ें आपको बताया है, निश्चित तौर पर मैं सर को बहुत निजी तौर पर जानता हूँ कि वास्तव में युवा वर्ग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और जो भी सामाजिक मुद्दे होते हैं, निश्चित तौर पर उनमें मैं जहाँ भी देखा है, सबसे पहले आगे की पंक्ति में खड़े मुझे मिलते हैं। तो मैंने इसलिए सर को इनवाइट किया कि सर, आपका जो संदेश होगा वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और हमें पता है सर, राजस्थान और नहीं पूरे देश में इस साल बहुत सारी भर्तियां हैं, ताकि बच्चा पॉजिटिव रह करके तैयारी कैसे करे, इसलिए हमने रखा है। अब सर, आज हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा अवसाद से कैसे बचे। सर, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करे और अपने करियर को बनाए। और कोई ज़रूरी नहीं है सर सरकारी जो भी कोई करियर बने, और कोई प्राइवेट कोई काम कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, कोई कंपनी स्थापित कर रखी है, तो वो कैसे पॉजिटिविटी के साथ अपन काम करें। सर, मैं तो पहले ये बात बता रहा हूँ, ये बच्चे सर, जैसे हम कई मुद्दों पर बात करते हैं, सीकर शहर की बात कर लीजिए, कोटा शहर है, जयपुर है, बड़े बड़े शहरों में दिल्ली है। सर, इन शहरों में आजकल बच्चे हैं ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं सर। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो अपने आप को खो देते हैं। और सर, ये बड़ी समस्या होगी। इसके पीछे सर आप क्या मान रहे हो कि ये केवल आपका, हमें ये कोचिंग को माने, या इसके पीछे हमारी जो शिक्षा परिवेश है ये हो गया ऐसा
कि जिससे बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और अपने आप को समाप्त कर लेता है। क्या सर ये इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले अपने को भारतीय सरकार के द्वारा एक अधिकृत संस्था है NCRB, तो उसका एक आंकड़ा हमें बड़ा चौंकाने वाला, अचंभित करने वाला और बड़ा ही पीड़ादायक हमें प्राप्त होता है। NCRB के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक दिन में करीब 24 से लेकर 28 के आसपास हमारे छात्र वर्ग के व्यक्ति हैं या युवा हैं वो आत्महत्या को प्राप्त हुए। तो आप ये मानकर चलिए कि ये तो हमारे देश का एक बड़ा, दूसरा पक्ष देखें तो हमारा देश का एक सौभाग्य ये माना जाता है, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, वैश्वीकरण के दौर में देखें, कि अन्य देश भारत को इस रूप में सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारत विश्व का एक युवा देश है, जबकि बहुत से विकसित देशों की जनसंख्या और बहुत से विकासशील देशों की जो जनसंख्या है वो निरंतर वृद्धता को प्राप्त हो रही है, वृद्धावस्था की तरफ जा रही है। उसके बीच के अंदर भी करीब करीब 65 से लेकर 70 करोड़ की ऐसा यहाँ पर एक जनसंख्या का एक समूह है जो करीब करीब 35 ईयर्स बिलो है, उन्हें उससे नीचे है। तो जब इस आंकड़े को देखते हैं तो मन बड़ा प्रफुल्लित होता है, प्रसन्नचित्त होता है कि हम एक युवा राष्ट्र हैं। लेकिन जब हम NCRB का डेटा देखते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उसका डेटा देखते हैं, जो अधिकृत एजेंसी है सभी राज्यों के आपराधिक या इस प्रकार की सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की, एकत्रित करने की, तो वह हमें आंकड़ा देती है कि करीब करीब 24 से लेकर 28 तक प्रतिदिन वो मृत्यु को प्राप्त हमारा युवा वर्ग हो रहा है या विद्यार्थी हो रहा है जो कहीं भी पढ़ने वाला हो। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आदमी होता है वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, वो कोई इस प्रकार का इंद्रिय विजेता नहीं है, उसके अंदर डिप्रेशन भी आएगा, उसके अंदर अवसाद भी आएगा। जीवन में क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन आते हैं, तो स्वाभाविक है जब ऊंचाई का स्पर्श करता है तो खुशी होगी, और जब कहीं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है, अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाता है, अपने लक्ष्य को भेद नहीं पाता है, तो स्वाभाविक अवसाद को ही प्राप्त होगा। अब मैं इसके थोड़े से व्यापक परिप्रेक्ष्य की एक बात कहना चाहूँगा, 1 मिनट का समय लेकर। हमारे भारत के अंदर प्राचीन भारतीय सामाजिक परिवेश में सबसे बड़ी विशेषता हमारी क्या होती थी कि हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली थी, आप जानते हैं। और चूंकि मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, हमने तो पढ़ा है, चाहे वैदिक संस्कृति हो, वैदिक कालखंड हो, चाहे हमारा आर्यवर्त का कालखंड हो, चाहे हमारा सैंधव कालखंड हो, चाहे बाद की स्थिति प्राचीन भारत के इतिहास के जब हम जनपदों की स्थिति पढ़ते हैं, राज्यों की स्थिति पढ़ते हैं, तो संयुक्त परिवार प्रणाली हमारे यहाँ पर थी। और दूर क्यों जाएं, हमारे भारतीय समाज की आप 30 या 40 वर्षों के पहले की स्थिति देख लीजिए, हमारे परिवार एकीकृत होते थे। अब प्रश्न ये है कि मैं इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ। जब सामूहिक पारिवारिक व्यवस्थाओं में आप रहते हैं तो आपके दुख बांटने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, और आपके कष्ट भी बांटने वाले बहुत से लोग होते हैं, और आपकी खुशियां बांटने वाले भी बहुत से लोग होते हैं। और लेकिन चूंकि अब आज हम ये देखते हैं कि 3 या 4 सदस्यों के परिवार से कोई युवा निकला, कोई विद्यार्थी निकला, वो बड़े शहर के, मैं किसी शहर का नाम नहीं लेता, बहुत बड़े कोई कोचिंग संस्थान के लिए वो निकला किसी बड़े शहर में जो एजुकेशन का है, ऐसी सारी सिटीज आप जानते हैं, आपने नाम लिया है। तो वो किस प्रकार की चीज लेकर निकला है, वो एकल पारिवारिक प्रणाली के अंदर पला बड़ा व्यक्ति वहां निकला, और वहां भी उसको सिर्फ एक प्रकार से परिवार के द्वारा टारगेट ही मिले कि आपको हम वहां भेज रहे हैं और इस उद्देश्य के लिए भेज रहे हैं, फलाने का लड़का है वो इस प्रकार से बन चुका है या बन रहा है और तुम्हें भी वो बनकर आना है। तो पीछे भी उसे तनाव प्रबंधन का कोई उसको संस्कार नहीं मिला, और जब वो इस प्रकार के संसार में प्रवेश करता है, यानी कोचिंग या पढ़ाई के इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासों में वो प्रवेश करता है, तो वहाँ पर तो अथाह कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जिसे हम बोलते हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा होती है। तो आप स्वाभाविक मानकर चलिए कि वह अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेगा, वह अपना तनाव प्रबंधन कैसे करेगा। तो निश्चित रूप से मेरा ऐसा मानना है कि ये एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचा समझे और विश्लेषण करने वाला विषय है। इसे मात्र हम कोचिंग संस्थान तक, जैसा कि आपने प्रश्न किया, सीमित नहीं कर सकते। परिवार हमारा वेश है, वहाँ से चलकर वह कॉलेज और स्कूल करेगा, और कॉलेज स्कूल और कॉलेजिंग करने के बाद में वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोचिंग्स में जाएगा। तो कड़ियाँ सभी से जुड़ी हुई है, परिवार से लेकर शैक्षणिक संस्थानों से लेकर कोचिंग संस्थानों तक जुड़ी हुई है। और मैं तो एक और आगे की बात पवन जी करना चाहूँगा आपके आगे, जब कुछ बनकर वो मान लीजिए बहुत बड़े प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ, MNC में जाता है, मल्टीनेशनल कंपनी में जाता है, तो वहाँ भी तो एक इस प्रकार का टारगेट वाला एक एटमॉस्फेयर होता है। वहाँ भी तनाव प्रबंधन करना कितनी बड़ी टास्क होती है। तो कोई एक चीज़ नहीं, ये सभी चीज़ें इसके साथ में जुड़ी हुई है, और इसके साथ में इस पर व्यापक चर्चा परिचर्चा करते हुए
इसको देखने की आवश्यकता है, ताकि हम एक अच्छे संदेश और एक अच्छे उसके निष्कर्ष निदान की तरफ आगे बढ़ सके। बिल्कुल सर ने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को पुट किया है कि एक अवसाद से बच्चे को कैसे बचाया जा सकता है। सर ने बिल्कुल अच्छे से कहा है कि ये परिवार इसके पीछे बड़ी एक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आपको पता है संयुक्त परिवार होते हैं, उसमें सदस्य खूब सारे होंगे, तो इससे हो सकता है आदमी का किसी के साथ बहुत अच्छा मिलन होता है बच्चे का, जिससे वो हर बात को दिल की बात बता देता है। तो इससे ताकि उसकी और एक बात और जो हम जानते हैं सर, किसी बच्चे के सामने कोई चीज़ समस्या होती है और वो किसी के साथ दूसरे के साथ डिवाइड करता है, बांटता है, तो निश्चित तौर पर उसकी समस्या वो धीरे धीरे कम होती है और वो उससे वो दूर हो जाता है। तो सर आपने बिल्कुल सही बात कहा कि इसके पीछे परिवार भी दोषी हैं, और आजकल ये जो संस्कृति बन गई है एकलपन वाली, ये थोड़ा सा इसके पीछे कारण हो सकता है सर। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। अब अगला सर हमारा ये प्रश्न सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आजकल क्या है कि मुख्य उद्देश्य ये हो रहा है कि हर गार्जियन के मन में एक ही रहता है, जैसे किसी बच्चे एक गांव में कोई एक आईएएस बनता है सर, या कोई नौकरी में लगता है, कोई शिक्षक बनता है सर, उस एरिया में और उस गांव के बच्चे उस लाइन में बहुत सारे जाते हैं, जैसे इंजीनियर बनना है। आपको पता है सर, जैसे देश में ये आजकल कंपटीशन का जमाना है, तो आपको पता है बहुत सारा कंपटीशन, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, युद्ध, एक क्या आपको कंपटीशन जीतना भी सर एक युद्ध की तरह हो गया आजकल। ऐसा नहीं है कि आप आसानी से उसको लाइटली लेकर के पास कर लोगे, तो मानसिक प्रेशर तो आता ही आता है सर, क्योंकि परीक्षा आप दोगे और आपके बाद जैसे आप एक सफल नहीं हो पा रहे हो, आप धीरे धीरे ऐसी परीक्षा देते जा रहे हो। सर मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि एक जैसे बच्चा, मैं छोड़िए आजकल सर अभी आने वाला है परिवेश, अभी नीट की जेई की बच्चे खूब सारी कोचिंगें करने जाएंगे, कोटा है, बड़े शहरों की तरफ बच्चे जाते हैं। सर मैं आप गार्जियंस को क्या सुझाव दोगे कि आप कैसे इसका पहले से आप करें कि यार बच्चा अपना उसाद में ना जाए, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाए, कोई बात नहीं हमारा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं हमारा जेई में नहीं हुआ, तो हमारा कोई वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारे पास और भी टारगेट होना चाहिए, दूसरे लक्ष्य भी होना चाहिए। तो इस प्रकार इसका कैसे एक परिवार जो आपका गार्जियन होते हैं वो कैसे समाधान करे और कैसे बच्चे को पॉजिटिव वे में भेजें, सर ये इसका थोड़ा सा बच्चों को जरूर बताएं आप। देखिए, बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक बात भी मैं नहीं करना चाहूँगा, आदर्शवादी बातें, चाहे पारिवारिक रूप में अपन देखें, गार्जियन की दृष्टि से देखें अथवा अभिभावकों की दृष्टि से देखें, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा आपके आगे बड़ा हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि जब कोई व्यक्ति आपके आगे बड़ा हो रहा है तो आपको उसकी रुचि अरुचि का भी ज्ञान होता है। हम ये कह सकते हैं कि कई बार हम सुनते हैं कि व्यक्ति बहुत स्मार्ट होता है, दुनिया भर के लोगों को धोखा भी दे सकता है, मतलब मेरा कहना मतलब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कह रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने माँ बाप के आगे तो वो कुछ भी नहीं छुपा सकता है। तो स्वाभाविक है, अभिभावक को ये पता होता है कि इसकी रुचि अरुचि क्या है, तो एक तो वो स्वयं जज करे उसकी रुचि अरुचि को, और द्वितीय ये है कि एक परिवार एक काउंसलिंग की भी जगह होती है। आप बहुत बड़ी रकम या फीस देकर मनोचिकित्सक के पास में जाते हैं, मनोचिकित्सक क्या करता है, काउंसलिंग के तो पैसे लेता है ना, और उसके अकॉर्डिंग वो निदान के लिए, डायग्नोज के लिए आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। लेकिन सबसे बड़ी काउंसलिंग की जगह एक विद्यार्थी के लिए, एक युवा के लिए अपना घर हो सकता है। तो उसको एकांत में लेकर, अकेले में लेकर बात की जा सकती है कि आप अपनी किस विषय में आप रुचि रखते हैं, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, और उसके फिर वो प्लस और माइनस हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स है, वो अपने माता पिता के साथ में डिस्कस करें। एक होता है इच्छा का आरोपण करना कि आपने अपनी विल, अपनी इच्छा को उस पर आरोपित कर दिया, और एक ये होता है कि उसकी इच्छा का पोषण करना। आपको ऐसा लगे कि उसने भावावेश में आकर कोई एक करियर चुन लिया, जैसा कि वो ये मान रहा है कि मेरा साथी कोई बन गया तो मैं बनूं, लेकिन माता पिता का ये दायित्व है कि वह उसकी कैपेबिलिटीज़ को बताए कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ इस फील्ड में ज़्यादा सही है, वह उनकी क्षमताओं का वह परीक्षण करके बताए और उसकी रुचि को पूछे। और ये काउंसलिंग मैं ये मानता हूँ कि बहुत कुछ रास्ता निकाल देगी। आप देखा देखी करके कोई चीज़ ना थोपे, विद्यार्थी भी अपने सहपाठियों को देखकर, अपनी कंपनी के आसपास के परिवेश को देखकर ना देखे, वह भी जज करने की कोशिश करे, माता पिता भी जज करने की कोशिश करे, फिर उसके गुण दोष के ऊपर डिस्कस हो जाए, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत कुछ निदान तो वहीं से हो जाएगा। क्योंकि एक हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो सोसाइटी में अपन रहते हैं, वो वहाँ की एक टेंडेंसी है कि हमें फलानी चीज़ बनना है तो बनना ही है, यही बन रहे हैं सारे, कोई डॉक्टरी में जा रहा है तो जाना ही है, ये इसी चीज़ में, वो नहीं, टेंडेंसी नहीं, रुचि सबसे बड़ा विषय है। और मानकर चलिए कि जिस विषय में, जिस फील्ड में आपकी रुचि होगी, उसमें आपकी दक्षता भी होगी और आप ऊंचाई को भी स्पर्श उसी क्षेत्र में कर पाओगे जो काम आप मनोयोग पूर्वक कर पा रहे हो। तनख्वाह के लिए करना
और एक आरोपित चीज के लिए करना, किसी ने आरोपित कर दिया अब ये काम करना है, तो उसमें वो आउटपुट आप कभी नहीं दे पाओगे जो आउटपुट आप अपने मन से की हुई चीज का या मन से चुने हुए सेक्टर का या फील्ड में काम करते हुए आप दे पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, सही बात है ये कि सर ने बिल्कुल अच्छे से एक एक बात को पुट किया है कि वास्तविकता में है कि परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। गार्जियंस किसी बच्चे को, जैसे आपको बताया कि प्राथमिक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे की रुचि और देखना होगा कि आपकी रुचि किस लाइन में है। यदि बच्चे को आप रुचि के हिसाब से जिस फील्ड में आप भेज रहे हो तो निश्चित तौर पर वहाँ उनका सक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस है, निश्चित तौर पर वो सफलता प्राप्त भी करेगा। और आपके इसके कोई परसेंटेज मायना नहीं रखता है कि किसी बच्चे में क्या है। हो सकता है आपकी परीक्षा में नंबर आपके कम आ जाएंगे सर, आपको पता है कंपटीशन का युग ऐसा होता है, वहाँ रटन पत्ती आपकी नहीं चलती है, वहाँ आपका दिमाग और विवेक काम करता है आप कैसे करें। और बच्चों के सर हमारे इस फील्ड में हम देखते रहते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं सर जिनके 12वीं क्लास तक बहुत सारे वो मिनिमम लो कैटेगरी के विद्यार्थियों में होते हैं और वो 12वीं करने के बाद बहुत अच्छे विद्यार्थियों की श्रेणी में आ जाते हैं। सर उनमें यही परिवर्तन होता है, मेरे को तो लगता है कि वो अच्छे फील्ड को जिनमें रुचि होती है वो चुन लेते हैं और वो उस पर इंटरेस्ट लेके काम करते हैं। सर उनमें यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। फिर सर मैं और आज के चलो मुख्य मुद्दा है सर, मैं इस पर बात वापस इसी लाइन पर अपन आते हैं। सर स्टूडेंट जो अपना कैरियर का निर्माण करते हैं, जब इस लाइन में वो जाते हैं सर वो अवसाद से कैसे बचें, ये जरूर आप बताएं। देखिए, इसको सबसे पहले अपन को थोड़ा सा जब वो स्थिति में है उससे पहले जाना पड़ेगा। अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्र संगठनों में काम करते हुए मेरे को अनेक जगह, अनेक सेमिनार में, अनेक कार्यक्रमों में जाने का अवसर रहा। मैंने इस बात को वहाँ भी रखा है, पुनरावृत्ति करने में मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि समयोचित है, अभी इसको वापस कहना आवश्यक है। देखिए, हमारा शैक्षणिक ढांचा है वो कितने स्तंभों के ऊपर आरूढ़ है, आप ये देखिए। मैं ये मानता हूँ कि हमारा शैक्षणिक ढांचा है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके 4 आयाम है। पहला आयाम है उसका बौद्धिक, दूसरा आयाम है उसका शारीरिक, तीसरा आयाम है उसका मानसिक और चौथा आयाम है उसका भावनात्मक। अगर इसे मैं आंग्ल भाषा के अंतर्गत कहूँ तो इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली। अब क्या होता है कि हमारा जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करता है, केंद्रित किसके ऊपर करता है, बौद्धिक क्षेत्र के ऊपर, कि व्यक्ति बुद्धि के स्तर पर, सूचना के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर वह उन्नत बने, उसका उन्नयन हो। अच्छी बात है, होना भी चाहिए कि वह किसी जगह जाए कुछ शिक्षा लेने के लिए तो निश्चित रूप से उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद में अगर कुछ समय शेष रह गया हमारे तंत्र में तो वह किस पर ध्यान देगा, शारीरिक पर। लेकिन एक उत्तम जीवन निर्माण के और एक सर्वांगीण व्यक्तित्व के लिए आपको पता है कि सबसे बड़े 2 पक्ष कौन से होते हैं, मानसिक और भावनात्मक पक्ष। और आप जब अवसाद की बात कर रहे हो ना, इस अवसाद से निकालने का सबसे बड़ा माध्यम ही हमारा भावनात्मक और मानसिक पक्ष होता है। मैं एक आत्महत्या वाले एक प्रसंग पर आ जाता हूं। एक अपन देखते हैं कि सुसाइड वाला सिस्टम चल रहा है। अब आप ये देखिए कि एक एनसीआरबी का डेटा हमें क्या कहता है कि 2001 के आसपास में पूरे वर्ष का पूरे भारत की दृष्टि से एक डेटा आया कि 5445 के आसपास, लगभग आप अप्रोक्सीमेटली 5.5-4 के आसपास आत्महत्या। वही डेटा 2021 में बढ़कर क्या हो गया, जब कोविड की सेकंड वेव चल रही थी, 13,089 के आसपास हो गया। आप देखिए, मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति नहीं जा रहा है, उसके परिवार, किसी परिवार के लिए वो एक दारुण स्थिति छोड़कर ही नहीं जा रहा है। हमारे देश की बौद्धिक संपदा भी किसी के साथ में जा रही है, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, युवा है, विद्यार्थी है, वो किसी भी राष्ट्र की क्या होता है, बौद्धिक संपदा होती है, वो उसका क्षरण हो रहा है। तो उसमें सबसे बड़ा कारक क्या होता है कि जिस समय, जिस मूवमेंट के ऊपर वह सुसाइड करने जा रहा है, वो अल्पकालिक समय होता है, मोमेंटरी होता है। तो उस समय के ऊपर अगर वह भावनात्मक दृष्टि से अगर मजबूत होता, मानसिक दृष्टि से अगर वह मजबूत होता, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि वह उसके बचने का कुछ प्रयास होता। और ये काम अपन ये देखते हैं कि ये काम शैक्षणिक संस्थानों को भी करने जैसा है, माता पिता के स्तर पर भी करने जैसा है, और इसके साथ साथ में मैं ये मानता हूँ कोचिंग संस्थान, जिस रूप में मैं तो आपको कई बार निजी रूप से देखता हूँ, यहाँ पर आप क्या करते हैं कि परंपरागत अपनी टीचिंग के साथ साथ में बीच बीच में इस प्रकार का मोटिवेशन देते रहते हैं, वो चलते हुए काम के बीच में ही आप समायोजन कर सकते हो। तो ये चीज बड़ी आवश्यक होती है कि आप उसे इस प्रकार का टॉनिक भी बीच बीच में देते रहें, ये भी एक प्रकार की मेडिसिन है। क्योंकि आपने देखिए क्या होता है कि आपने यहाँ पर फुल मोटिवेट करके किसी को भेजा,
और जैसे ही उसने कोई एडवर्स सिचुएशन फेस की, विपरीत स्थिति, तो वह डाउन आ जाता है। उस स्थिति में क्या होता है कि वापस जब वह आपके संपर्क में आए तो फिर आपने उसे एक टॉनिक दिया, जैसे रोज खाना नहीं खाते क्या, उस प्रकार से उसे उस प्रकार के टॉनिक की आवश्यकता होती है। तो ये परिवार के स्तर पर भी आवश्यक है, शिक्षण संस्थानों के स्तर पर भी आवश्यक है, सामाजिक स्तर पर भी आवश्यक है, कोचिंग संस्थानों के स्तर पर भी आवश्यक है। ये मैं ये मानता हूँ कि इस रूप में अगर इसको देखा जाए और इसमें हमारा कुछ और नवाचार इसमें बढ़ाया जाए, तो मैं ये मानता हूँ इन चीज़ों से बहुत कुछ अपने विद्यार्थियों को, युवाओं को बचाया जा सकता है। बिल्कुल सर, सर ने जो बातें बिल्कुल आपको बताई है, बहुत आज का जो सेशन मुझे लग रहा है सर हमारा सबसे अच्छा होगा और सबसे लाभदायी बच्चों के लिए होगा सर। और हमारा तो प्रयास ये रहता है सर, हम बच्चों के लिए कुछ अलग करें ताकि बच्चा इस स्थिति में आए ना, और वो पढ़ाई के साथ साथ, खेल के साथ साथ अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से अचीवमेंट करे और अपनी सफलता को प्राप्त करे। और सर उसकी सफलता के पीछे उसके गार्जियंस हैं, उसके रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, साथी हैं, बहुत लोग उसके पीछे लगे हुए होते हैं, मैन फोर्स लगी होती है सर। तो हम प्रयास करते हैं कि बच्चे को पॉजिटिव रहते हुए अच्छी तैयारी करवाएं और अच्छे से उसका सिलेक्शन भी हो सर, हमारी तो यही प्रयास रहता है। और हमारा तो सर मैं बिल्कुल, अब आप जैसे साथी हमारे आते रहते हैं सर, मैं जयपुर है, कई बड़े बड़े शहर से हमारे शिक्षक साथी आते हैं, वो मोटिवेट बच्चों को करते रहते हैं और अच्छे से गाइड करते हैं ताकि बच्चा इस स्थिति में जाता भी नहीं है सर। अब सर हमारा लास्ट मुद्दा ये है सर, इस समस्या का समाधान के लिए परिवार है, आप हमारी स्कूली शिक्षा है इसको, या हमारे जो समाज है इसमें, और एक हमारा ये सरकार है, इनकी किस समाधान में किसकी बड़ी भूमिका मानते हो कि सबसे बड़ी भूमिका इनकी है सर? ये यदि इस पर कुछ काम करे तो निश्चित तौर पर इसका समाधान हो सकता है। समाधान पूरा ना हो तो कम से कम उसमें कमी जरूर आए सर। हमारा देश बहुत युवाओं को खो रहा है, दिनों दिन ये बढ़ता जा रहा है, तो ताकि इस पर कम से कम सरकार को कोई ऐसी योजनाएं लानी चाहिए या कुछ इस पर काम करना चाहिए सर। ये बहुत बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है और इससे क्या हो रहा है सर, परिवारों को क्षति हो रही है, प्लस प्लस देश के युवा को, देश के युवा वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारी संपत्ति जा रही है सर धीरे धीरे। तो ये, और आपको मैं सर बता देता हूँ, एक बच्ची का मैं आपको नाम लेकर के नहीं बता सकता, उदयपुर की, अपने यहाँ यूपी की रहने वाली बच्ची थी वो सर। वो बच्ची क्या थी सर, वो अपने हॉस्टल में रहने वाले बच्चे या कोचिंग के बच्चों को खुद मोटिवेट करती थी, खुद डिप्रेशन से बच्चों को निकालती थी। और उसने बाकायदा अपना लिखा है डिप्रेशन, उसको लेटर लिखा था, उसमें कम से कम उसने सर 5 प्रश्न लिखे हैं और उसने बाकायदा ये लिखा है कि मैं मेरे साथियों को डिप्रेशन से बाहर निकालती थी और एक वक्त ऐसा आ गया कि मुझे खुद ने, उसने अपने कैप्चर कर लिया डिप्रेशन ने, और मैं आज मेरी लीला को समाप्त कर रहा हूँ। और उस बच्ची के सर 95% से अबो नंबर थे, बड़ी एक ब्रिलियंट विद्यार्थियों की श्रेणी विद्यार्थी, और उसने भी आत्महत्या कर ली सर। तो देखो देश को कितनी बड़ी क्षति हो रही है। तो सर आप इनका सबसे बड़ी भूमिका किनकी मानते हो और कैसे समाधान हो सकता है इनमें? देखिए, आपने जो ये बात कही, मैं ये मानता हूँ कि ये अनेक स्तरीय भूमिका निभाने वाला कार्य है। एक तो अपन चर्चा कर चुके हैं परिवार के स्तर के ऊपर। सबसे पहले क्या है कि वहाँ काउंसलिंग की व्यवस्था, काउंसलिंग की व्यवस्था में अभिभावकों को भी ये समझना पड़ेगा कि आप पड़ोसी के साथ में प्रतिस्पर्धा ना करें कि वो क्या हुआ। प्रश्न ये है कि आप अच्छे से काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करने के बाद में रुचि अरुचि का विश्लेषण करें और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दूसरी बात आ जाती है शिक्षण संस्थान। मैंने आपको बता दिया 4 पक्ष हैं। 4 पक्षों में हमारे बौद्धिक पक्ष के साथ साथ में मानसिक और भावनात्मक पक्षों का भी समुचित तरीके से ध्यान देने की इसमें आवश्यकता रहेगी। अब ये जो आपने बोला सरकार का इसमें शब्द आया, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है, आपको पता ही है, लागू भी हो चुकी है। अब उसके अंदर क्या है कि अभी अभी यूजीसी भी एक काम कर रही है, जो हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, वो लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चला रहा है। वो लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम क्या है कि एक बहुत बड़ा दबाव है रोजगार प्राप्त करने का, और वो भी सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने का। और आप ये जानते हैं करीब करीब 150 करोड़ की आबादी का क्षेत्र है और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए अपन देखते हैं आवेदन करते हैं, पूरे भारत के संदर्भ में अपन देखें तो। वो लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट क्या है कि आप पब्लिक सेक्टर के साथ साथ में सार्वजनिक क्षेत्र में, माने प्राइवेट सेक्टर में भी किस प्रकार से अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं, किस प्रकार से उसे कर सकते हैं। अब क्या होता है कि मैंने एक पीछे इसी प्रकार का एक संवाद गोष्ठी थी जहां मुझे जाने का अवसर मिला, मैंने वहां भी ये बात कही थी कि उस के अंतर्गत क्या मुख्य बात है कि बहुत सी सरकारें कुछ योजनाएं चलाती है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की चलाती है। आप इस प्रकार की चीज़ों को कॉलेज और स्कूल के जो हमारे प्रबंधन हैं
वे केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशन में, मार्गदर्शन में स्थानीय स्तर के प्रोडक्ट को देखें, उस प्रोडक्ट का चयन करें, बाजार की वैल्यू देखें और विश्व स्तर की उसकी वैल्यू देखें, और उसके साथ में अपने विद्यार्थियों को दैनिक की पढ़ाई के अलावा जोड़ें कि अगर आप इस प्रोडक्ट के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं, इस फील्ड के साथ में आप स्वयं को जोड़ते हैं, तो आप इस क्षेत्र में भी जाकर अच्छा परिलाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से हमारे विद्यार्थियों में मैनेजमेंट की बड़ी स्किल होती है, प्रबंधन की बड़ी स्किल होती है, व्यापारिक प्रबंधन की बहुत अच्छी स्किल होती है, काम करने की बहुत अच्छी स्किल होती है। लीडरशिप स्किल का मतलब है बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हो, तो पॉलिटिक्स कोई अस्पृश्य नहीं है, अनटचेबल नहीं है, वो भी एक फील्ड है समाज के लिए कुछ अच्छा करने की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शैक्षणिक संस्थान हैं वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस प्रकार के कार्यक्रमों को अपने करिकुलम में अनिवार्य तरीके से शामिल करे, और इसके साथ साथ में कुछ समय के अंतराल पर हमारे शिक्षण संस्थान हैं कोई योग का, कोई मेडिटेशन का, या इस प्रकार के मोटिवेटर थिंकर का, या इस प्रकार के किसी आध्यात्मिक पर्सन का भी सेमिनार या उसकी जो अपन कह सकते हैं संगोष्ठी, वर्कशॉप या कार्यशालाएं हैं वो आयोजित करवा सकते हैं। आपको ये चीज़ बड़ी सामान्य लगती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में, एक रूटीन के जो उसकी क्रिया है उसके बाद में उस विद्यार्थी को आवश्यकता होती है इस प्रकार के खुराक की भी। जो, और मैं उनकी बात भी क्यों करूं पवन जी, ये तो हम सभी पर लागू है, विद्यार्थी जीवन तो हमारा भी चल रहा है, तो ये हम सभी पर लागू है। तो हमें उस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो वह ब्रेक मिलना बड़ा आवश्यक होता है। और अंत में कोचिंग संस्थान पर आते हैं। देखिए, किसी एक घटना के लिए सारे कोचिंग संस्थान दोषी नहीं हो सकते, और मैं ये मानता हूँ, लेकिन कोचिंग संस्थानों को भी ये देखना चाहिए कि जो एक चयन करने की भारी दबाव उन्होंने बना रखा है स्वयं पर, क्योंकि कोचिंग संस्थान चलाना है और विद्यार्थी, तो वो दबाव ठीक है, एक बात है, लेकिन समन्वय करने का प्रयास करें कि आप उस स्ट्रेस का मैनेजमेंट कैसे कर पा रहे हैं। तनाव है पढ़ने का और लगने का, लेकिन तनाव का प्रबंधन भी तो होना चाहिए ना। इस समय जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात बहुत पूरी दुनिया करती है, और अपन देखते हैं कि IIM जैसी चीज़ें जो अहमदाबाद में चलती है, तो वहाँ पर तो इसका पर्टिकुलर पूरा सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत बड़ा आज के समय चुनौती बन गया है, और इसके लिए थोड़ा सा व्यक्ति को मैं मानता हूँ अध्यात्म और अपने कल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने आपको एक बात कही थी कि हम युवा देश हैं, आप ये जानते हैं कि क्या ये सत्य है, पूर्ण सत्य है, या ये आधा सत्य है? पूर्ण सत्य क्या है कि हम युवा राष्ट्र हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हम विश्व की प्राचीनतम सभ्यता भी हैं, कि मतलब हम ऐसे युवा राष्ट्र हैं जिसके पास में युवा संपदा तो है, लेकिन विश्व की सबसे प्राचीन सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, यानी जो गतिमान सभ्यता के भी हमारे पास में है। तो जब ऐसी सभ्यता हमारे पास में है, तो हम अध्यात्म का, अपनी संस्कृति का, उसके अंदर छुपे हुए मूल तत्वों का सहारा भी तनाव प्रबंधन की दृष्टि से, अवसाद को दूर करने की दृष्टि से, अपने लक्ष्य को अर्जित करने की दृष्टि से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तो आप ये जानते हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में लाइफ साइंस पढ़ाई जाती है, जीवन विज्ञान पढ़ाया जाता है। वो जीवन विज्ञान क्या होता है कि आपने कितना जीवन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट हाउ टू लिव, आप कैसा जीते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मैं एक बात विद्यार्थियों के लिए और युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, सभी को अपने को सम्मिलित करते हुए, कि एक साथ में शॉर्टकट में कुछ नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करते जाइए, चीज़ें आसान भी हो जाती है। किसी ने बोला भी है कि घुटनों के बल चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े हो जाते हैं। जब एकदम छोटा बच्चा होता है तो माता पिता की कल्पना होता है कब खड़ा होगा, कब दौड़ेगा, लेकिन करते करते वो भी समय आ जाता है जब वो दौड़ने लग जाता है। तो ये मानते हैं छोटी शुरुआत भी अच्छी शुरुआत है। आप धीरे धीरे चरेवेती हमारी तो भारतीय संस्कृति बोलती है, तो हम गतिमान रहे, शिथिल ना रहे, उसमें जो मिला उसको स्वीकार करें। सफलता मिली तो निश्चित रूप से दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, अगर असफलता मिली तो दूसरे के लिए मार्गदर्शक बनेंगे अपने अनुभव के माध्यम से। तो इस रूप में अगर हम इसको देखें तो कुछ सार्थक परिणाम है वो प्राप्त हो सकते हैं। तो सर, आपने बहुत अच्छे से इस बात को निष्कर्ष निकाला है कि कैसे एक बच्चा इस चीज़ से बच सकता है। और बच्चों, सर ने ये बिल्कुल आपको कहा है कि जो भी आपने टारगेट बना रखा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके प्राप्त करने का प्रयास करिए, और निश्चित तौर पर यदि आप इसको प्राप्त कर भी लोगे
और प्राप्त नहीं हुआ तो आप मार्गदर्शक तो बन ही सकते हो दोस्तों, पक्की बात है। और मैं सर जहाँ भी जाता हूँ तो मैं हमेशा मेरे विद्यार्थी जो भी साथी हमारे होते हैं मैं सबको ये कहता हूँ कि आप कोई सरकारी नौकरी लगने के बाद वो बड़ा विद्वान नहीं बनता है सर। आपके गांव में 10-20 परीक्षा, कोई 5 परीक्षा 7 परीक्षा देकर के एक्सपीरियंस जिसको अनुभव है वो आपको पेपर की शैली बता देगा कि पेपर एग्जाम में कैसे आता है, तो वो भी एक अच्छा शिक्षाविद है सर। नौकरी लगना और ना लगना में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है सर। हो सकता है पॉइंटों के हिसाब से वो रह गया, बहुत सारे बच्चे एज के आधार पर रह जाते हैं सर। तो ये कोई परीक्षा एक आंकलन नहीं है किसी आदमी का कि विवेक इसमें ज़्यादा इसमें विवेक कम है। दोस्तों इस बात का आप बिल्कुल माइंड में मत लिया करो कि ये हमारे में ये कमियां हैं। आपकी परसेंटेज कहीं मायना नहीं रखती है, आप पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करोगे। तो दोस्तों आज हमारा प्रयास यही था कि हम आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें साझा करें ताकि आपकी ज़िंदगी के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आप अपना जो भी आप काम करें उसको आपका बर्डन ना माने, आप उसको पॉजिटिव वे में काम करिए। आप निश्चित तौर पर सही रास्ते पर जा रहे हो यदि आप ईमानदारी से काम कर रहे हो। तो दोस्तों सर मैं लास्ट ये आप बच्चों के लिए एक संदेश जो आपका होगा वो हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। आप ऐसा संदेश दीजिए सर ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। सर आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ों पर पुट किया, और अंतिम क्षणों में जो भी आपकी मन की बात आप बच्चों के लिए पेश करना चाहते हो हमारे युवा वर्ग के लिए आप जरूर सर पुट करें। देखिए, जितना चर्चा हुई मैं मानता हूँ इसमें काफ़ी कुछ बातें अपने द्वारा डिस्कस भी की गई हैं, चर्चा में लाई भी गई हैं। फिर भी जैसा कि आपने कहा तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी जड़ों के ऊपर लौटना आवश्यक है। तो जिस प्रकार से एक समय में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था, क्या उद्घोष बोला था, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, तो वो तो उन्होंने नारा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ उसी संदर्भ में कि आप थोड़ा अपनी संस्कृति की तरफ लौटें। जब आप अपनी कल्चर की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ लौटेंगे तो मैं मानता हूँ सारे समाधान वहाँ पर आपको प्राप्त होंगे। संस्कृति की तरफ लौटने का मतलब यही होता है कि गुरु के प्रति वही पुराना आदर भाव, और गुरु का भी वही समर्पण अपने विद्यार्थी के प्रति। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप में जो गुण नहीं है तो आपका नैतिक धरातल कभी भी मजबूत दूसरे को उपदेश देने का नहीं हो सकता। मैं पवन जी आपको ऑनेस्टली ये बात कह रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पर नशा मुक्ति के सेमिनार में मुझे जाने का अवसर मिला है। हम उस बात को इतनी दृढ़ता से वहाँ पर क्यों कह पाते हैं और उसका असर भी कई बार हम देखते हैं आता है, वो इसलिए होता है कि जब आपका एथिकल ग्राउंड मजबूत होता है, नैतिक धरातल मजबूत होता है, तब आप क्या करते हो कि दूसरे के ऊपर कुछ परिवर्तनकारी बात उसको कह सकते हो जो उसके लिए ट्रांसफॉर्म करने वाली बन जाती है। तो मैंने यही जो सार रूप में कहना चाहूँगा, जो समराइज करते हुए कि आप अपनी संस्कृति की तरफ लौटेंगे तो वह संस्कृति की तरफ लौटने का मतलब है एक वही आदर्श गुरु भाव, वही आदर्श एक शिष्य भाव, वही सामूहिक हमारी संयुक्त परिवार प्रणाली, अथवा हम थोड़ा सा अपने अध्यात्म को, हम हमारे धर्म को, हम हमारे बुद्धिजीवियों को, हम हमारे श्रेष्ठी जन हैं, हमारे विद्वत जन हैं, उनकी संगत में थोड़ा रहें। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कुछ चीज़ों के समाधान आपको मिल जाएंगे। आप क्लास में डाउट्स दूर करते हैं, लेकिन जीवन के भी बहुत से द्वंद्व होते हैं, जो द्वंद्व क्या पता आपको कोई पर्टिकुलर शिक्षक न कर पाए, आपके आसपास के परिवेश का कोई आपका मित्र होता है वो उन डाउट्स को दूर कर दे। यानी जीवन के द्वंद्व, शैक्षणिक स्तर के द्वंद्व है वो अध्यापक दूर करता है, इसके अलावा भी दूसरे दूर कर सकता है, लेकिन अपने जीवन के जो द्वंद्व है जो आपको क्या है उहापोह की स्थिति में रखते हैं, उनमें आसपास में आप निरीक्षण कीजिए, ढूंढिए, कुछ व्यक्ति आपको मिलेंगे, आपकी दृष्टि होगी तो कुछ व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो आपको उन द्वंद्वों से बाहर निकालने का, उससे ओवरकम करने का आपका मार्ग है वो प्रशस्त करेंगे। मैं यही बात कहना चाहूँगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया, और आज के सेशन से हमारे बहुत सारे प्यारे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा निश्चित तौर पर। सर आपने बिल्कुल एक एक बात को क्लियर किया है, और हमें वास्तव में इस बात की बड़ी संतुष्टि हो रही है, बड़ा विश्वास हो रहा है कि बच्चों को निश्चित तौर पर, क्योंकि ये सर अब बहुत सारी परीक्षा बच्चों की आने वाली है 2025 में सर, लाखों भर्तियां राजस्थान में भी हैं, भारत सरकार की बहुत सारी भर्तियां हैं, तो निश्चित तौर पर इस बात को वो अपने पर प्रयोग करेंगे, देखेंगे, यूज करेंगे। ताकि मैं बच्चों आपको एक ही बात कहूँगा, मेरे जो साथी देख रहे हैं, आप बेटा इस बात को अप्लाई करिए, और आप सर ने जो कहा है ये पारिवारिक है ना, ये आप ही बचा सकते हो, इस चीज़ को आपके हाथ में है। तो आप निश्चित तौर पर अपने गार्जियंस, अपने शिक्षक और अपने जो आदर्श हैं उनका बिल्कुल आप अनुशासन के साथ मानिए बातें, तो निश्चित तौर पर आप भविष्य में आगे बढ़ोगे। तो ठीक है सर, आज आपने हमारा जो आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार फिर दिल से थैंक यू सर।